एसएम न्यूज के दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएम न्यूज द्वारा चलाई जा रही सीरीज बाबा साहब कांशीराम, बहन कुमारी मायावती, सत्ता और स्वाभिमान। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वह राजपाट की लड़ाई है और इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा। बिना कुर्बानी दिए हम राजपाट की लड़ाई को नहीं जीत सकते, ऐसा कहा बहन कुमारी मायावती ने बोट क्लब पर 14 अप्रैल 1990 को। ऐसा क्यों कहा, आइए जानेंगे विस्तार से। 1990-91 में बाबा साहब का 14 अप्रैल का पूरे साल का पूरे देश में कार्यक्रम, सेंटेनरी सेलिब्रेशन का कार्यक्रम रखा गया था पूरे साल के लिए। इस कार्यक्रम की शुरुआत बोट क्लब पर 14 अप्रैल 1990 को एक बहुत बड़ी विशाल रैली आयोजित की गई बहुजन समाज पार्टी द्वारा, जिसमें ये विचार रखे बहन कुमारी मायावती ने। और ये क्यों रखे, क्योंकि बहन जी ने बताया कि चुनाव के मौके पर सामंतशाही लोग हमारे लोगों के वोट लूटकर, वोट खरीदकर राजपाट में आते रहे हैं, राजपाट हत्याते रहे हैं। हम न्याय के लिए उन्हीं के दरवाजों पर खटखटाते हैं, वो उनकी मर्जी है, दरवाजा खोलें और ना खोलें, हमारी कभी सुनी नहीं जाती, सुनी नहीं गई। तो फिर हमें दरवाजा खटखटाना नहीं चाहिए, हमें इस योग्य बनाना चाहिए कि हम उस दरवाजे में धक्का मारकर, दरवाजे को तोड़कर उसके अंदर हम जा सकें। हमेशा से धक्का खाते आए लोगों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए धक्का मारने के लिए तैयार रहना होगा, ऐसा कहा बहन कुमारी मायावती ने। और ऐसा क्यों कहा, बहन जी ने कहा कि हमें यह सोचना होगा इस मौके पर कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर हमारे बीच में नहीं रहे। जब नहीं रहे तो लंबा समय गुजर गया और बाबा साहब की बहुत सारी बातें हम दोहराते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन हमें उनकी कही हुई बातों को पूरा करने के लिए कुछ सोचना होगा, कुछ करना होगा। अगर बाबा साहब जिंदा रहे होते तो शायद उन्होंने उन बातों को पूरा कर लिया होता। अब चूंकि बाबा साहब नहीं है, बाबा साहब हमारे बीच से चले गए, तो परंतु अब हमें ये काम खुद ही अपने हाथ में लेना होगा, खुद ही करना होगा। ये जिम्मेवारी बाबा साहब के बच्चों को लायक बनकर निभानी होगी। दूसरे लोगों को गाली गलौज करने से, भला बुला करने से कुछ नहीं होने वाला, वो हमें नहीं करना चाहिए। इससे तो न तो कुछ भी बना है आज तक गाली गलौज करने से या कोसने से, और ना ही कुछ आगे बनने वाला है। बहन जी ने कहा कि बाबा साहब जब काम कर रहे थे तो बाबा साहब के रास्ते में बहुत लोगों ने रोड़े अटकाए, तरह तरह के। बाबा साहब ने अपनी किताब गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया, इसमें विस्तार से बाबा साहब ने लिखा है कि किस किस तरीके से किस्म किस्म के रोड़े ये लोग अटकाते रहे और बाबा साहब ने कितने कष्टों को सहकर जो कुछ हासिल किया, उसके लिए कांग्रेस और गांधी ने हमेशा रोड़े अटकाए। ये बात हमें समझनी चाहिए, ये हमारे लोगों को आज सोचनी चाहिए। आज इतना संघर्ष हमें नहीं करना पड़ रहा जितना संघर्ष बाबा साहब को करना पड़ा। आज समाज बहुत जागरूक हो चुका है, बहुत सारे महापुरुष आए, बाबा साहब ने संघर्ष किया, उससे समाज तैयार हुआ। और मैं कहता हूं इस बात को कि कांशीराम साहब ने बहुत तैयार किया समाज को, और आज हमें उतना संघर्ष करने की जरूरत नहीं है जितना बाबा साहब को करना पड़ा, जितना साहब कांशीराम को करना पड़ा। तो इसलिए बाबा साहब के, बहन जी ने कहा कि बाबा साहब के रुके हुए कारवां को मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेवारी
बाबा साहब की जो लायक संतानें हैं, हम लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, उन पर आ पड़ी है। हम सबको ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमें निभाने का संकल्प करना चाहिए, ऐसा बहन कुमारी मायावती ने कहा। और ये भी बताया कि बाबा साहब के शताब्दी वर्ष पर पूरे देश में साल भर 14 अप्रैल 1990 से लेकर के 14 अप्रैल 1991 तक देश के कोने कोने में साल भर इस तरीके के ये प्रोग्राम मनाए जाएंगे, और जिसमें राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए जगह जगह जाकर हमें बहुजन समाज के लोगों को बनाना होगा, बहुजन समाज के लोगों को तैयार करना होगा। इसके बाद 25 मई 1990 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक महासंघ के चौथे अधिवेशन के मौके पर विट्ठल भाई पटेल हाउस के प्रांगण में पिछड़े वर्ग की समस्याओं पर विचार किया गया। मैं यहाँ पिछड़े वर्ग के जो साथी हैं, पिछड़े वर्ग के समाज के लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछड़े वर्ग के, पिछड़े समाज के लोगों के लिए ओबीसी और अति पिछड़े समाज के ओबीसी, इनके लिए अगर देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक किसी ने काम किया है तो वो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी ने किया है। 1985 से लेकर 1990 तक 5 साल पूरे लगातार मंडल कमीशन लागू करने के लिए पूरे देश में आंदोलन केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी ने चलाया, बहन कुमारी मायावती और साहब काशीराम के नेतृत्व में। तो पिछड़े समाज के लोगों को ये बात ध्यान से सुननी चाहिए और इस बात को समझना चाहिए, इस बात को पढ़ना चाहिए। उदाहरण आपके सामने है, आप चिंतन मनन कर सकते हैं, करना चाहिए। तो आज के इस कार्यक्रम में जो 25 मई 1990 को हुआ, उसमें सारा का सारा जो केंद्र बिंदु था वो पिछड़े वर्ग की समस्याओं के लिए मंडल कमीशन के ऊपर आरक्षण के समर्थन में था, जो कि लगातार 5 साल तक देश के पूरे कोने कोने में जाकर बहुजन समाज पार्टी ने ये आंदोलन चलाया था। तो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मान्यवर साहब काशीराम ने कहा कि राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को मंडल कमीशन रिपोर्ट अपने वायदे के मुताबिक लागू कर देना चाहिए थी, इसी में सरकार का हित है। एक तरह से साहब काशीराम ने ये चेतावनी भी दी, और पीछे कई प्रोग्रामों में मैं बता चुका हूं कि साहब कई बार चेतावनी दे चुके हैं, और चेतावनी का नतीजा आप अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि ये चेतावनी साहब काशीराम ने केवल हवा में नहीं दी थी, इस चेतावनी का कुछ मतलब था। तो इस पर साहब काशीराम ने कहा कि इस अवसर पर बीएसपी ने यह स्पष्ट किया है कि आरक्षण के लिए हमने अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की है, क्योंकि ये मंडल कमीशन लागू करने के लिए बीपी सिंह सरकार ने घोषणा, बीपी सिंह की जब चुनाव चल रहा था तो राष्ट्रीय मोर्चे की घोषणा पत्र में ये लिखा हुआ था कि हम मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करेंगे। और इसके अलावा साहब काशीराम ने कहा कि हमने जो आरक्षण समर्थक आंदोलन चलाया है, ये इसलिए चलाया है कि ये जो बाकी मनुवादी लोग, मनुवादी पार्टियों, राजनीतिक दलों के रवैये के कारण पिछले 5 साल से जो उन्होंने देखा, 5 साल से नहीं और इससे जो देखा तब से लेकर के ये चलाने पड़े। और बताया कि 8 अगस्त 1985 को गुजरात का आरक्षण विरोधी आंदोलन गुजरात से चलकर दिल्ली पहुंचा। जब गुजरात से चलकर दिल्ली पहुंचा तो साहब काशीराम ने कहा कि आरक्षण हटाओ, उन्होंने नारा दिया था, दीवारों पर लिख दिया था कि आरक्षण हटाओ, देश बचाओ। साहब काशीराम ने कहा कि तब मुझे चिंतित होना पड़ा। तब उन्होंने चौधरी ब्रह्म प्रकाश, जो पिछड़े समाज से ताल्लुक रखते थे,
उनसे चर्चा की। उनसे चर्चा करने के बाद आरक्षण विरोधी आंदोलन को रोकने के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम बनाया। इस कार्यक्रम में सबसे पहले चरण में 15 अगस्त से 1000 देशव्यापी आरक्षण समर्थक संगोष्ठियां की। ये जो कर चुके उसके बारे में बताया। दूसरे चरण में साइकिल का इस्तेमाल करके 100 आरक्षण रैलियां आयोजित की और तीसरे चरण में 50 आरक्षण समर्थक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए। इसमें सबसे बड़ा क्षेत्रीय सम्मेलन 7 दिसंबर 1986 को लखनऊ में हुआ था, जो काफी चर्चित रहा। इस दौरान चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी बहुत सारे कार्यक्रमों में शामिल हुए। साहब कांशीराम ने आगे कहा कि आरक्षण विरोधी आंदोलन तो 1 महीने के अंदर ही ध्वस्त हो गया, लेकिन बीएसपी ने ऐसा माना, सोचा कि आरक्षण हमारे लिए केवल रोजी रोटी का या नौकरी चाकरी का मामला नहीं है, बल्कि आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए शासन में भागीदारी, शासन और प्रशासन में भागीदारी का मामला है। इसलिए ये बहुत अहम मामला है। इसलिए हमने इस आरक्षण मामला भागीदारी का नाम दिया। आरक्षण मामला रोजी रोटी का नहीं, आरक्षण मामला भागीदारी का, इस नाम से ये नाम दिया और इस बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरे 15 महीने तक लगातार आंदोलन चलाया पूरे देश में। मंडल कमीशन रिपोर्ट यदि लागू होती है, साहब ने कहा, तो पिछड़े वर्ग को पूरा हिस्सा नहीं बल्कि आधा ही हिस्सा मिलने वाला है। ये साहब कांशीराम को पता लग गया था शायद कि 27% आरक्षण ये देंगे, पर पूरा 52% नहीं देंगे। तो साहब ने कहा कि जिन लोगों ने 52% आरक्षण के 52% पिछड़े वर्ग के हितों के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया, वे आज सत्ता से बाहर हैं। उन्होंने कांग्रेस और जनता दल की सरकार के बारे में बताया। नवंबर 1889 के चुनाव में राष्ट्रीय मोर्चे ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू करेंगे। लेकिन 1 दिसंबर को राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बन गई। तो सरकार बन गई तो वायदे के हिसाब से 2 दिसंबर से आरक्षण लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन आरक्षण लागू होने के बजाय 2 दिसंबर से आरक्षण विरोधी आंदोलन पुनः शुरू हो गया। और ये आरक्षण विरोधी आंदोलन ये सब कांग्रेस, बीजेपी, राष्ट्रीय मोर्चा और सबकी सरकारों की सहमति से ये आरक्षण विरोधी कार्यक्रम शुरू हो गया। तो जब आरक्षण विरोधी कार्यक्रम शुरू हो गया तो इस आंदोलन को रोकने के लिए फिर दोबारा से बहुजन समाज पार्टी को 25 दिसंबर से आरक्षण समर्थक आंदोलन चलाना पड़ा। आरक्षण विरोधी आंदोलन को हम इस बार भी रोकने में सफल हुए। अपने वायदे को पूरा करने के लिए सरकार को पूरे 4 महीने का समय दिया। ये भी दूसरी बार चेतावनी साहब कांशीराम ने राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को बीपी सिंह को दी। पुराना वायदा पूरा करना तो दूर, आगे साहब ने कहा कि पुराना वायदा जो चुनावी घोषणा पत्र में किए थे वो वायदे पूरा करना तो दूर की बात रही और सरकार ने 14 अप्रैल से नए वादे करने शुरू कर दिए। सरकार के इस वादा खिलाफी पूर्ण रवैये को देखकर बहुजन समाज पार्टी ने 18 अप्रैल से एक नए नारे का शुरुआत की, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। और इस नारे के साथ पूरे देश में पुनः राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया गया। हर जगह दीवारों पे, दिल्ली में बाहर जहां भी मिला दीवारें नीली कर दी गई, दीवारों पे नारा लिखा हुआ मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। और ये आंदोलन शुरू किया। इस लोकतंत्र में
आवाज उसी की सुनी जाती है जिसके पास शासन की कुर्सी हिलाने की शक्ति होती है। ऐसा कहा साहब कांशीराम ने। जब शासक को अपनी कुर्सी हिलती नजर आती है तो शासक को चाहत पूछनी ही पड़ती है। जब कुर्सी हिलती है तो सरकार के लोग पूछते हैं, बताओ आपको क्या चाहिए। तो साहब कांशीराम ने कहा कि मुझको भी लोग मेरी चाहत पूछने आने लगे हैं। जब साहब कांशीराम ने ये 2-3 साल लगातार आंदोलन चलाया 1985 से लेकर के 1990 तक, तो साहब कांशीराम ने कहा कि मुझे भी लोग मेरी चाहत पूछने आने लगे हैं। तो साहब कांशीराम ने क्या कहा? साहब कांशीराम ने उनसे बोला कि भाई हम तो अपनी चाहत काफी ऊंची बता चुके हैं, उसे पूरा करना आपके हित में है लेकिन आपके बूते में नहीं है। ऐसा साहब कांशीराम ने बीपी सिंह को यह संदेश भेज दिया। और आगे उन्होंने कहा, परंतु आप अगर ओबीसी की चाहत पूरा कर दें तो ही बहुत भला हो जाएगा आपका। परंतु साहब कांशीराम ने आगे कहा कि परंतु मुझे अभी प्रधानमंत्री बीपी सिंह का संदेश सुनकर दुख हुआ। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में मंडल कमीशन रिपोर्ट की जांच करने के लिए लिखा है कि इसकी हम जांच करेंगे, जांच कमेटी बिठाएंगे, उसके बाद सोचेंगे। तो साहब कांशीराम ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह रवैया ठीक नहीं है, सही नहीं है। आपको जांच तो घोषणा पत्र में लिखवाने से पहले ही कर लेनी चाहिए थी। जब घोषणा पत्र में आपने लिखा है कि मंडल कमीशन लागू करेंगे तो फिर जांच का क्या औचित्य है। आगे साहब ने कहा कि आपने घोषणा पत्र में इस बात को लिख के कि मंडल कमीशन लागू करेंगे, आपने हमारे समाज का वोट लूट लिया है। तब आप जांच करने की बात करते हैं, लिखते हैं, तो क्या यह रवैया गलत नहीं है आपका? ये बीपी सिंह के लिए साहब कांशीराम ने ये चेतावनी दी। मान्यवर साहब कांशीराम ने कहा कि मैं इस मौके पर एक बात और कहना चाहूंगा कि पिछले 2 प्रांतों में मध्य प्रदेश बिहार और उत्तर प्रदेश में जो सीएम है वो यादव समाज के हैं, पिछड़े समाज के हैं। तो साहब ने कहा कि सीएम को तो कभी भी कोई हाथ उठा करके बना सकता है और कभी भी हाथ खींच करके नीचे, हाथ कान पकड़ करके नीचे गिरा सकता है। क्यों कहा साहब ने ऐसा? साहब ने ऐसा इसलिए कहा कि जिसके डीएम नहीं होते वो सीएम कभी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार चलाने वाले, सरकार की नीतियों को लागू करने वाले डीएम होते हैं। और उस समय का जो सर्वे था, साहब कांशीराम ने बताया कि उस समय पिछड़े समाज के मात्र 2 या 3 डीएम थे उत्तर प्रदेश में। यह बड़ी चिंता का विषय था। तो साहब कांशीराम ने बताया कि सीएम को तो एक दिन में हाथ उठाकर कुर्सी पर बिठाया जा सकता है और तीसरे दिन कान पकड़कर कुर्सी से नीचे गिराया जा सकता है, लेकिन एक डीएम को बनने के लिए, तैयार करने के लिए 12 साल लगते हैं। 12 साल में एक डीएम तैयार होता है और उसे कान पकड़ करके कोई हिला नहीं सकता, कोई निकाल नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता। तो इसलिए डीएम सीएम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिसके डीएम नहीं होंगे वो सीएम कभी सफल नहीं हो सकता। और साहब कांशीराम ने दूसरी तरफ कहा कि आरक्षण का फायदा लेकर अनुसूचित जाति के तो कम से कम पिछले 5 सालों में 100 से ज्यादा डीएम बने हैं। तो उत्तर प्रदेश में, यहां मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती अगर सफल रही तो कारण ये था कि बहन जी के साथ में अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के 100 डीएम और एसपी उनके साथ थे। उन्होंने जो बहन कुमारी मायावती के आदेश होते थे
वो अक्षर से लागू किए। इस कारण बहन कुमारी मायावती जी इतनी सुचारू रूप से जो प्रशासन चलाया, जैसा कि देश के किसी मुख्यमंत्री ने कभी भी नहीं चला पाया। तो इसका कारण ये रहा कि जो अनुसूचित जाति को आरक्षण मिला था, उसका फायदा लेकर इनके डीएम और एसपी उन्होंने सरकार को चलाने में मदद की। तो इस तरीके से साहब कांशीराम ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बारे में ये इस भाषण में भी साहब कांशीराम ने 2-3 चेतावनी दे दी हैं और उन चेतावनियों का समय बहुत नजदीक आ रहा है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि बीपी सिंह की सरकार कैसे गिराई साहब कांशीराम ने। आज बस इतना ही। सभी को मेरा जय भीम, नमस्कार, खुदा हाफिज। सभी को मेरा आभार, सभी को मेरा प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।